लीला देवी के परिवार में दो बेटे सुरेश और नरेश दोनों शादीशुदा थे। सुरेश की शादी को कुछ साल बीत चुके थे, जबकि नरेश की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। घर के सारे काम बड़ी बहू मीना ही संभालती थी, क्योंकि छोटी बहू सीमा नौकरी करती थी। माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए सुंदर बनारसी साड़ी लाई हूँ। ये तो बहुत सुंदर साड़ी है बहू, पर कीमती होगी। माँ जी, आपसे ज्यादा कीमती नहीं है। वैसे आज मुझे सैलरी मिली थी तो सोचा आपके लिए कुछ खरीद लूं, इसलिए मैं ये साड़ी ले आई। माँ जी, आपने नींबू पानी बनवाया था। अरे अरे, ध्यान से, अभी रख दे। पहले मैं अपनी बहू की लाई हुई साड़ी तो देख लूं। इस पर गिर गया जरा सा भी नींबू पानी तो दाग लग जाएगा। माँ जी, भाभी को बोल दो कि मशीन में ना धोएं। पहले भी जब मैं नरेश जी के लिए जो कमीज लाई थी वो इन्होंने मशीन में धो दी थी, वो मशीन में खराब हो गई थी। अरे बहू, ये ठहरी घर में काम करने वाली, ये तुम्हारी तरह बाहर काम करने वाली थोड़ी है। इसका जितना दिमाग होगा उतना ही तो काम करेगी। इसे क्या पता कैसे कमाते हैं। तुम सारा दिन बाहर नौकरी करती हो, मेहनत करती हो, इसका क्या। जरा सी सब्जी बनाई, जरा सा आटा गूंथा और रोटी बना दी। इधर उधर बस थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लगा दिया। अरे असली मेहनत तो तुम कर रही हो। बाहर नौकरी करके ये तो सारा दिन घर में आराम करती है। माँ जी, अच्छा मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, बहुत थक गई हूँ। आज बहुत काम था ऑफिस में। हाँ हाँ बहू, थकना तो है ही। एक काम करना, रात को हल्दी डालकर दूध पी लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना दूंगी। तभी मीना का देवर भी आ जाता है। भाभी, आपने आज फिर आलू की सब्जी दे दी। पता है, मेरे साथ के सारे दोस्त यही कहते हैं कि तू रोजाना आलू ही क्यों लेकर आता है। भाभी, आपसे कोई और सब्जी नहीं बनाई जाती क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर आती है टिफिन में, कभी मलाई कोफ्ता, कभी सोयाबीन चाप, कभी शाही पनीर और ना जाने क्या क्या बढ़िया मसालेदार सब्जियां। अरे ये बस निपटाने वाले काम करती है, कोई काम ढंग से थोड़ी करती है ये। कान खोलकर सुन लो मीना बहू, थोड़ा अपने आप को बदल लो, वही ठीक रहेगा। उस समय मीना कुछ नहीं बोली। लीला अपनी दोनों बहुओं के बीच अक्सर ही ऐसा भेदभाव करती थी। अब तो मीना का मन दुखने लगा। एक दिन मीना किताब में एक कहानी पढ़ रही थी। कहानी पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी स्माइल आई और वो खुद से बोली, बहुत हुआ, अब मुझे भी ऐसा ही कुछ करना होगा जैसा इस कहानी में हुआ है। जहां मीना रोजाना सुबह उठकर सबका टिफिन तैयार करती थी, अपने हस्बैंड का, अपने देवर का, अपनी देवरानी का और उसके बाद अपनी सास का नाश्ता, फिर बच्चों का टिफिन पैक करके उन्हें स्कूल बस तक छोड़कर आती थी, आज उसी मीना में कुछ बदलाव था। अरे आज रसोई का दरवाजा नहीं खुला। मीना भाभी तो सुबह सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने लगती है। क्या हुआ सीमा बहू? माँ जी, आज रसोई में मीना भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहीं सो तो नहीं रही है? माँ, मीना की तबीयत ठीक नहीं है, बोल रही है पूरे शरीर में दर्द है और बुखार भी लग रहा है। देखता हूँ दिन में डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, 11 बजे आएगा डॉक्टर। ओह, पर मुझे तो आज बहुत जल्दी ऑफिस जाना था। उस दिन रसोई में कुछ भी नहीं बना। मीना के बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए सुरेश बाजार से ही नाश्ता ले आया, पर सीमा और नरेश बिना खाना लिए ऑफिस गए। लीला ने भी बाजार का थोड़ा बहुत खाकर अपने आप से ही चाय बनाकर पी ली, पर लीला देवी को घर में काम वाली रखना पसंद नहीं था, इसलिए सारे घर का काम लीला देवी को अकेले ही करना पड़ा। शाम तक लीला देवी की कमर में दर्द हो गया, जिसकी वजह से लीला देवी बहुत परेशान हो रही थी। अरे मोरी मैया, मेरी कमर गई। आहा, सीमा बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, रात की रोटी तो तुम ही बना लो। मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, हिला भी नहीं जा रहा। पर माँ जी, मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है रसोई में काम करने की। एक काम करती हूँ, मैं बाजार से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। सीमा, आज सुबह भी बाजार का नाश्ता खाया था, दोपहर को भी बच्चों को मैंने ब्रेड, मक्खन और जैम लगा कर दे दिया। रात को रोटी घर पर ही बना लो, बाजार का खाना कोई भी नहीं खा पाएगा। और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और एक काम और कर दो, मीना की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसे हल्का खाना बोला है, मीना के लिए खिचड़ी बना देना। मैं अकेली थोड़ी इतना करूंगी माँ जी, आपको थोड़ा हिलना पड़ेगा, मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। आप जानते हो मैं ऑफिस का भी काम करती हूँ। हाँ हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, रुको आ रही हूँ। इधर दोनों सास बहू रसोई में काम कर रही थी, उधर मीना बीमार होने का नाटक करके आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। मीना, अब कैसी तबीयत लग रही है? डॉक्टर ने बोला था कि बुखार तो नहीं है, वैसे तुम्हें कमजोरी होगी, चिंता मत करो, 1-2 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। हाँ हाँ, वो तो मुझे होना ही है, बस 2-3 दिन की बात है। मुझे भी बिस्तर पर लेटना कहाँ अच्छा लग रहा है। मेरी वजह से घर में कितनी परेशानी हो रही है, रसोई में खाना भी ठीक से नहीं बन रहा। अरे तुम ये सारा दिन घर की चिंता करके ही अपनी तबीयत खराब करती हो। अभी छोड़ दो, जैसा चल रहा है तुम अपने पर ध्यान दो।
अगले 2 दिनों में ही लीला और सीमा दोनों को नानी याद आ गई, जब दोनों को घर के सारे काम अकेले करने पड़े। सच में आज पता चल रहा है मीना अकेले कितना काम करती है। हम दोनों तो मिलकर भी उतना काम नहीं कर पा रहे जितना वो अकेले कर लेती है। उसके साथ तो कोई होता भी नहीं है और वो सबके लिए सब कुछ करती है। आप ठीक कह रहे हो माँ जी। मीना भाभी रसोई में होती है तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता होता है वो तीनों टाइम का खाना भी संभाल लेंगी और हमें समय पर खाना भी मिल जाएगा। पर अब पिछले 3 दिनों से हम में से किसी ने भी कुछ ठीक से नहीं खाया। सीमा सही कह रही है माँ। भाभी गरम गरम खाना पैक करके देती हैं तो दोपहर में ऑफिस में पेट भर जाता है, पर मजबूरी में कैंटीन का खाकर मेरा तो पेट ही खराब हो गया और भूख भी नहीं मिटती। कुछ भी कहो, ये घर अगर ठीक से संभला हुआ है तो मीना बहू की वजह से ही संभला हुआ है। मीना भाभी बस जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। माँ जी, मुझे लगता है भाभी अकेले ही घर का सारा काम करती है, इसी वजह से वो बीमार हुई है। क्यों ना हम घर में सफाई बर्तन के काम के लिए कोई काम वाली रख ले, जिससे भाभी को भी सहारा मिलेगा, क्योंकि वो अकेले बहुत काम करती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वो अकेली कितना ही करेगी। हमारा ध्यान इस तरफ कभी गया ही नहीं। माँ जी, वो पड़ोस में जो एक काम वाली काम करती है ना, उसको बुला लेती हूँ। वो साफ सफाई और बर्तन कर जाया करेगी। ठीक है, बुला लो, बात कर लेंगे। मीना यही तो चाहती थी कि उसकी अहमियत को कोई समझे, उसकी भी सब कदर करे। घर में काम वाली रख ली जाती है ताकि मीना को आराम मिल सके। देवर जी, आपका लंच। सीमा, तुम भी अपना लंच ले जाना, मैंने पैक। थैंक यू भाभी, मैं इस लंच को बहुत मिस कर रही थी। अब आप आराम करना, वो काम वाली 10 बजे आ जाएगी और सारा काम कर जाएगी। माँ जी, आपकी कमर में दर्द था ना, लाओ मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो, मेरी अच्छी बहू। सबने मीना की अहमियत को समझा और उस दिन के बाद घर में सब कुछ ठीक हो गया। तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। अब मेरे नए वाले जूते कहाँ रख दिए, मुझे लेट हो रहा है। रुक रुक, मैं निशा से पूछती हूँ। निशा, तूने सफाई करते हुए हरीश के जूते तो कहीं नहीं रख दिए? माँ जी, जूते वहीं जूतों की अलमारी में ही रखे हैं, ये रहे, पर इनके ऊपर चप्पल रखी हुई थी। हाँ हाँ ठीक है, लाओ इधर दो। माँ, मैं काम से जा रहा हूँ, रात तक लौटूंगा। अरे, नाश्ता करता तो जाता, ये लड़का भी ना जब देखो जल्दी में रहता है। माँ जी, ये आपके लिए दलिया बना दिया था, आप खा लो, फिर आपको बीपी की दवाई भी खानी है। निशा, तेरे आने से सचमुच मुझे बड़ा आराम मिल गया। तूने काम पर लगते ही पूरा घर संभाल लिया, नहीं तो जब से शुगर और थायराइड की बीमारी ने घेरा है, मेरा शरीर कमजोर हो गया है। वैसे तू गांव में किसके साथ रहती थी? बिमला और तेरे बाबा तो काफी समय से झांसी में रह रहे हैं। गांव में मैं दादी और चाचा चाची के साथ रहती थी, पर माँ की तबीयत आपको पता है अब ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे शहर बुला लिया। अच्छा है ना, मुझे भी तेरा बहुत सहारा हो गया। अम्मा जी, वो जो दीवार पर आपकी फोटो लगी है, ये तो लगता है बहुत पुरानी है। और ये आपके साथ? ये फोटो तो तब की है जब हरीश 8 साल का था। मेरी ननद की शादी की है, और ये बराबर में हरीश के बाबूजी हैं। अम्मा जी, बाबूजी की बहुत याद आती होगी ना? क्या हुआ था बाबूजी को? बिटिया, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल गए हों। हरीश के बाबूजी अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे। रात को खाना खाकर सोए, फिर सुबह उठे ही नहीं। अचानक ही छोड़कर चले गए। तब हरीश कॉलेज में पढ़ता था। अम्मा जी, ये क्या, आप रोने लगे? लगता है मैंने आपको रुला दिया। अरे नहीं बिटिया, तेरे से बात करके तो मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। अम्मा जी, अब तो दलिया खाए बहुत देर हो गई है, आप दवाई ले लो, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। निशा विद्या देवी के घर काम करने वाली विमला की बेटी थी। कुछ समय से विमला बीमार थी, इसलिए उसने निशा को ही विद्या देवी के घर काम पर रखवा दिया था। निशा स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए विद्या देवी उसे बहुत पसंद करती थी। विद्या देवी का बेटा हरीश एक कंपनी में नौकरी करता था। हरीश की गर्लफ्रेंड कंचन भी उसी के साथ ऑफिस में काम करती थी। एक दिन ऑफिस से आते हुए हरीश कंचन को अपने साथ घर ले आता है। माँ, ये कंचन है, अब मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। इसका बहुत मन था आपसे मिले, इसलिए आज इसे अपने साथ घर ले आया। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बिटिया,
तुम तो दिखने में बहुत ही सुंदर हो। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? कंचन और विद्या देवी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी निशा चाय नाश्ता ले आती है। अम्मा जी, ये पकौड़े और चाय लाई थी। आपकी काम वाली ने पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। सारा काम भी करती है क्या आंटी जी? ये निशा है, बहुत अच्छी लड़की है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर आई है और आते से ही इसने सारा घर संभाल लिया। मुझे तो इसके रहने से बहुत सहारा मिल गया है। माँ, तुम तो हर किसी को एकदम से अपना मानने लगती हो। अभी कुछ दिन उसे आए हुए नहीं हुए और तुम उसके गुण गाते नहीं थक रही हो। हाँ आंटी जी, हरीश सही कह रहा है। इन काम वालियों को इतना सिर पर नहीं चढ़ाकर रखना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओके, हरीश बाय। हरीश और कंचन की बातें रसोई में खड़ी निशा सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विद्या देवी उसे आवाज लगा देती हैं। मुझे पता है निशा बेटी, तुझे हरीश और कंचन दोनों कुछ ज्यादा ही बोल गए, पर तू उनकी बातों का बुरा मत मानना। कोई कुछ भी कहे, पर व्यक्ति का स्वभाव ही उसका चरित्र निर्धारित करता है, और मैं जानती हूँ कि तू मेरी दिल से सेवा करती है। निशा विद्या देवी की हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती थी। उसने तो मानो पूरा घर संभाल लिया था। निशा के आ जाने से विद्या देवी की सारी परेशानियां दूर हो गई थी। पर एक शाम विद्या देवी बहुत चिंता में थी और बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। क्या हुआ अम्मा जी, इतनी परेशान क्यों हो और बार बार आप दरवाजे की ओर क्यों देख रही हो? हरीश पता नहीं कहाँ रह गया, रोजाना तो ऑफिस से जल्दी आ जाता है। अम्मा जी, आपका फोन बज रहा है, मैं लेकर आती हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? ये नहीं हो सकता। हरीश मेरा बच्चा। क्या हुआ अम्मा जी, आप इतना घबरा क्यों रही हो? निशा बेटी, हरीश का एक्सीडेंट हो गया है। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। मुझे जल्दी से अस्पताल जाना है। रुकिए अम्मा जी, मैं ऑटो बुला कर लाती हूँ। विद्या देवी निशा के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। हरीश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके बहुत चोटें आती हैं। देखिए माताजी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। पेशेंट के पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। अब शायद हरीश उम्र भर ना चल पाए। ये सब क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? अम्मा जी, अपने आप को संभालो। कुछ दिनों बाद हरीश को छुट्टी मिल जाती है। वो घर आ जाता है। हरीश की नौकरी भी छूट गई थी, इस वजह से वो और दुखी हो जाता है। हेलो कंचन, क्या बात है? मैं तुम्हें पिछले 1 हफ्ते से फोन मिला रहा हूं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और तुम एक बार भी मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं आई। तुम्हें पता है ना मेरा कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। देखो हरीश, मुझे सब पता चल गया है। अब तुम पूरी तरह से अपाहिज हो चुके हो। तुम्हारे दोनों पैर खराब हो चुके हैं और एक अपाहिज के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे आज के बाद कॉल करने की कोशिश भी मत करना। कंचन, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और इस हालत में तुम मुझे यूं छोड़कर चली गई। ये आपके लिए सब्जियों का सूप बनाया था। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ ये सूप। आपको पानी पीना था तो मुझे बोल देते, अभी बेड से गिर जाते। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं किसी की सहानुभूति नहीं मांग रहा। हरीश बेटा, तू कंचन का गुस्सा इस बेचारी पर क्यों निकाल रहा है? निशा दे इसे सूप, मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं पीता। इसी तरह निशा हरीश की देखभाल में लगी रहती। धीरे धीरे हरीश को निशा का व्यवहार अच्छा लगने लगा। अब तो वो निशा के साथ खूब बातें करता और हंसता। हरीश की तबीयत में भी सुधार होने लगा था। हरीश जी, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके पैरों में अब काफी हरकत होने लगी है। बस कोशिश करते रहिए, समय पर फिजियोथेरेपी के लिए आते रहिएगा। और फिर हरीश बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन कंचन उससे मिलने आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी काम वाली निशा बाजार में मिली थी, इसी से पता चला कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो मुझे लगा कि जब तुम मुझे इतना प्यार करते ही हो तो मैं हम दोनों के रिश्ते को एक मौका और दे देती हूँ। पर तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? नहीं, वो लड़का मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। वैसे भी अब तुम ठीक हो गए हो तो हम दोनों को बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए। एक काम करते, हम अगले हफ्ते ही शादी कर लेते हैं। कंचन, जरा खड़ी हो ना। ओह, गले लगकर इस खुशी को मनाना चाहते हो? निशा, कंचन मैडम को जरा बाहर तक छोड़कर आना और ऐसे ही इन्हें बाहर करो। दरवाजा अंदर से ठीक से बंद कर लेना। मैं अपने घर में फालतू की चीजें पसंद नहीं करता। तुम्हें तो मैं देख लूंगी हरीश, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अरे तुम्हें मेरी जैसी लड़की मिलेगी नहीं, याद रखना। कंचन अपना सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है। माँ, मैंने ठीक किया ना?
तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। कंचन जैसी स्वार्थी लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी। मैं जानता हूं मां, मेरे लिए कौन सी लड़की सही रहेगी। निशा। हाँ मां, मैं निशा को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, और मैं जानता हूं इसके लिए तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। हरीश जी, ये क्या कह रहे हैं आप? माँ जी, आप इन्हें समझाइए। मैं एक काम वाली गरीब मजबूर लड़की हूँ, मैं आप लोगों के साथ भला। निशा बिटिया, तुम भी तो एक समझदार, सुंदर और होनहार लड़की हो। जिस तरह से तुमने इस घर में और हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली है, शायद कोई और इतना प्यार हमें नहीं दे पाएगा। मैं तुम्हारे माँ बाबा से बात करूंगी और कुछ दिनों में तुम्हारी और हरीश की धूमधाम से शादी करेंगे। निशा विद्या देवी के गले लग जाती है। निशा के रूप में हरीश को एक अच्छी पत्नी मिल जाती है और सबकी रजामंदी से कुछ दिनों बाद हरीश और निशा की शादी हो जाती है।